हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं VSNIC करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। हम लोग यहाँ पे इकॉनमी के लेसन देख रहे थे। इकॉनमी में भी हमारी यहाँ पे 4 टॉपिक्स तक कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग डिजिटल टैक्स। डिजिटल टैक्स देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल हम लोग ऑलरेडी 1-2 आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में समझेंगे। देन यहाँ पे आरआरबी के बारे में डिटेल में देखने वाले, बहुत अच्छी तरीके से ये आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है। तो इतनी अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन गोल्ड माइनिंग इन इंडिया, किस तरीके से कहाँ कहाँ गोल्ड माइनिंग हो रही है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। एंड सास के बारे में देखेंगे, जो कि है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन, जिसमें कि डिजिटल टैक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया और अदर जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, G24 ग्रुपिंग, उनका ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से एक सॉवरेन कमिटमेंट करें। सॉवरेन कमिटमेंट कहने का मतलब है कि हर देश को अपना अधिकार हो कि वो अपनी डिसीज़न खुद ही ले, किसी के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं हो। ठीक है। और तो ये सॉवरेन कमिटमेंट किसके ऊपर कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में कभी भी डिजिटल सर्विस टैक्स ना लगे, जैसे इक्वलाइजेशन लिवाई लगाया जाता है, तो ये ना लगे, इसके लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो G24 है, जैसे कि G7 है, G4 है, G20 कंट्री है, तो ये G24 है। ठीक है। तो डिजिटल सर्विस टैक्स है, एक्चुअली ये OECD का 2 पिलर प्लान का एक पार्ट है। ठीक है। उसके बाद आप देखो ये प्लान क्या है, इसमें है कि 137 कंट्रीज़, जिसमें कि हम लोग भी हैं। 2021 में 7 यहाँ पे आए थे, जिसमें कि हम लोग चाहते थे कि हाँ, इंटरनेशनल जो टैक्सेशन रूल्स है उसमें कुछ रिफॉर्म लाया जाए। और जो टैक्स चैलेंजेस आज की डेट में अराइज हो रही है, क्योंकि इकॉनमी आज की डेट में क्या है, डिजिटाइजेशन हो रही है। तो डिजिटाइजेशन के कारण जो है एक अलग तरीके की टैक्स यहाँ पे निकल कर आ रही है, तो उसके ऊपर बात करना है। तो इसको एड्रेस करने के लिए हम लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। अब G24 पहले हम लोग समझते हैं कि G24 ये एक ऐसी ग्रुप है और इसमें कौन कौन सी कंट्री है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखते हो कि G7 और G20 से क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स में, मेंस में पूछा जा चुका है। तो इट मे बी कि आगे आने वाले दिनों में हमारा G24 से भी क्वेश्चंस बने। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर्स और डेवलपमेंट का, जो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें कोऑर्डिनेट होता है मॉनेटरी और डेवलपमेंट इश्यूज़ को लेकर। फाइन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग भी इसके मेंबर हैं, तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। G24 जो है 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था G77 ग्रुप के द्वारा। G77 भी है, इट मीन्स कि 77 कंट्री है। G24 में 24 कंट्रीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरनेशनल जो मॉनेटरी सिचुएशन है, इट मीन्स कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जिस तरीके से यहाँ पे मॉनेटरी जो सिचुएशंस है उसको यहाँ पे देखा जाएगा, उसको एड्रेस किया जाएगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। फाइन। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि इंडिया में डिजिटल टैक्स को लेकर, तो पहले समझते क्या है, समझते हम लोग कि डिजिटल टैक्स है क्या। तो डिजिटल टैक्स कहने का मतलब है कि टैक्स जो डिजिटल गुड्स और सर्विसेज है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो भी सर्विस ले रहे हो, जैसे आज की भी डेट में आप जो ये लेसन भी आप लोग सुन रहे हो यूट्यूब के अंदर, तो इट मीन्स कि आप लोग यहाँ पे सर्विस ले रहे हो। अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑर्डर करते हो, तो इट मीन्स कि आप लोग गुड्स ले रहे हो। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप लोग ऑनलाइन ले रहे हो और कोई भी डिजिटल बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, जिसको डिजिटल टैक्स कह रहे हैं। आज की डेट में आप देखो कि फॉर्मल इनफॉर्मल टैक्स होता है। तो फॉर्मल टैक्स है जो कि अगर आप कहीं पर सर्विस कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि सैलरी में आप लोग को टैक्स भरना होता है। तो हम लोग अगर डिजिटल टैक्स की बात करें, तो हमारे देश में आप देखो कि हमारा देश पहला ऐसा देश है जो कि 2016 में एक 6% इक्वलाइजेशन लिवाई यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। इक्वलाइजेशन लिवाई एक डिजिटल टैक्स ही है, जो कि नॉन रेसिडेंट जो डिजिटल कंपनीज़ है, जैसे कि आप देखो कि गूगल हो गए, फेसबुक हो गए, तो ऐसी ये कंपनी है जो कि हमारे देश में तो है नहीं, लेकिन हाँ हमारे देश के लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। गूगल का इस्तेमाल तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में हो रहा है। साथ ही यहाँ पे जो भी फेसबुक वगैरह है, ट्विटर है, तो ये सब आप देख रहे हो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे देश में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके ऊपर जो है 6% का यहाँ पे इक्वलाइजेशन लिवाई लगाया गया है। ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस को लेकर। इट मीन्स कि इसको इक्वलाइजेशन लिवाई कहा जा रहा है। ठीक है। तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस टू वर्ड। इक्वलाइजेशन लिवाई और डिजिटल टैक्स बोथ आर सेम। ओके।
तो ये रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे जितनी भी कंपनीज़ है, गूगल, अमेज़न, सब सारी कंपनी आप देख सकते हो कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट तो बाहर है, लेकिन वो सर्विस हमारे देश में भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वो सर्विस हमारे देश में हमारे देश के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर उनको किसी तरीके से तो टैक्स भरना होगा, ठीक है। तो इसलिए इनको टैक्स देने के लिए इक्वलाइजेशन लिवाई लगाया गया। 2020 में क्या था कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है, इसको यहाँ पे इसके स्कोप को और एक्सपेंड किया गया। इट मीन्स कि जो इक्वलाइजेशन लिवाई करने की बात की गई कि ये जो डिजिटल टैक्स लगता है, तो ये किस कानून के तहत लगा, तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत लगा। अब क्या है कि यहाँ पे 2.0 लाया जा रहा है, और 2.0 ये फाइनेंस एक्ट 2020 का पार्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे इक्वलाइजेशन लिवाई 2.0 की बात करें, तो ये इफेक्टिव कब से है, तो 1 अप्रैल 2020 से ये इफेक्टिव है। ये एक न्यू लिवाई है जो कि जिसमें कि 2% डिजिटल सर्विस टैक्स इंक्लूड किया गया, और इक्वलाइजेशन लिवाई है ट्रेड एंड सर्विसेज में, जो भी हमारे देश की नहीं, फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी है, बाहर की कंपनी है, जैसे कि अमेज़न है, वॉलमार्ट है, और वॉलमार्ट में ही यहाँ पे फ्लिपकार्ट को भी ओन किया है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे आपका 2% का डिजिटल टैक्स लगेगा और इक्वलाइजेशन लिवाई भी लगेगा, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे डिजिटल सर्विस टैक्स की बात करें, तो इसका एम यही है कि यहाँ पे जितने भी नॉन रेसिडेंट कंपनीज़ हैं, तो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स जो है अपनी फेयर शेयर टैक्स का जो है वो पे करें, और इससे क्या होगा कि इंडियन डिजिटल मार्केट में रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा। ओके, तो टैक्स का मतलब यही होता है, हम लोग भी यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश की जो सरकार है उनके पास भी पैसे जाना चाहिए। सरकार हमें इनकम देती है, लेकिन जितनी भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसका हम लोग एक रिटर्न फाइल करते हैं। इट मीन्स कि सरकार को जितने टैक्स के रूप में जो पैसे मिलते हैं, तो सरकार उसको हमारे सोशल सिक्योरिटी जितनी भी स्कीम वगैरह लाया जाता है, तो उसमें वो खर्च करते हैं, है कि नहीं। OECD की 2 पिलर प्लान के बारे में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे 2 पिलर प्लान है। पिलर 1 अगर हम लोग देखें, तो इसमें है कि री एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स, यानी कि ये अप्लाई किया गया है अबाउट 100 बिगेस्ट जो मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस है उसमें। और ग्लोबल टर्नओवर अगर हम लोग देखें, तो ये 20 बिलियन यूरो से भी ऊपर है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम लोग देखें, तो ये 10% तक है। साथ ही पिलर 2 अगर हम लोग देखें, तो ग्लोबल एंटी बेस इरोजन मैकेनिज्म है। यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स है, वो भी 15%, जो कि आपका 2023 से लगेगा, ठीक है। तो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स कहा जा रहा है, यानी कि देखिए जितनी भी कंपनी है, चाहे वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है US में हो, UK में हो, और उसकी सर्विस ऑल ओवर द वर्ल्ड में दिया जा रहा है, तो इट डजेंट मैटर कि वो कंपनी कहाँ की है और कहाँ सर्विस दे रही है, एक मिनिमम तो टैक्स होना चाहिए जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में लगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15% कहा जा रहा है कि ये लगाया जाएगा 2023 से। पिलर 2 जो है वो यहाँ पे कानून के तहत लाया जाएगा, 22 का जो कानून है उसके तहत लाया जाएगा, और ये इफेक्टिव कब होगा, नेक्स्ट ईयर से 2023 से। ग्लोबल अगर मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बात करें, तो ये किसका पार्ट है, ये है इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट्स शिफ्टिंग होता है उसकी प्रोविज़न में आपको देखने को मिलेगा। ये क्या फंडा है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। एक्चुअली आप देखो, जो भी कंपनी होती है वो सबसे ज़्यादा सोचती है कि वो टैक्स कैसे बचाए। टैक्स इवेजन पे सबका फोकस होता है, इवन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी यही होता है कि टैक्स कैसे बचाए। तो मैं एक ही बात कहूँगी कि आप लोग देखते हो कि टैक्स हेवन कंट्री होती है, जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह है, बहुत सारे आपको साउथ अमेरिका के भी कंट्री देखने को मिलेंगे जिसमें कि मिनिमम टैक्स लगता है, या फिर टैक्स नहीं लगता है, तो वो साउथ हेवन कंट्रीज़ कहलाते हैं, ठीक है। आइलैंड भी वगैरह कुछ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कंट्री जो है अपनी जो बेस होती है, यानी कि जो कोर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो ऐसी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे टैक्स उनको नहीं देना होता है। तो US में अगर उसकी कंपनी रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे US गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, या फिर कहीं पे भी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी कंपनी की, तो उनको टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या फंडा चलने लगा है कि जितने भी कंपनीज़ हैं, तो वो अपनी बेस को ही इरोड कर देते हैं उस जगह से, और वहाँ शिफ्ट ले जाते हैं जहाँ पर उनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसलिए इस फिलॉसफी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग आप समझ गए, टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी है जो कि मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है जस्ट टू अवॉइड टैक्स, ठीक है, टैक्स पेमेंट वगैरह। तो इसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग जो है कंपनी को यहाँ से उठा उठा के ले जाते हो और कहीं भी वहाँ लगाते हो जहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना है। तो क्यों ना इससे जो कंपनी टैक्स बचाने के लिए इतना मेहनत करती है, तो इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं
कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बस एक ही टैक्स रख दें, मिनिमम ही टैक्स दे दो। हमारे यहाँ पे आप देखो कॉर्पोरेट टैक्स 21-22% है, तो एक मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स की भी बात की जाती है। तो क्यों ना एक मिनिमम टैक्स होना चाहिए, जैसे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं तो लो टैक्स जो यहाँ पे करते हैं, इससे अच्छा आप एक स्टैंडर्ड टैक्स पे करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जिस भी देश में वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उस देश की सरकार को भी उससे प्रॉफिट मिलेगा। फाइन, तो ये बातें हो गई। अब देखिए कितना रैशनल है डिजिटल टैक्स। डिजिटल टैक्स से क्या होगा, जितने भी ऑब्सोलेट लॉज है उसमें जो भी लैकुनास है वो यहाँ पे ओवरकम हो पाएगा। आज के डेट में आप देखो कि करंट जो टैक्स रेगुलेशन है, यानी कि इंटरनेशनल हो गया या फिर हमारे देश की हो गई, ये आज से नहीं कई सालों पहले कुछ कानून तो ऐसे हैं जो आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ थे वो बना के गए और उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए उसमें टैक्स लॉ की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एजेंडा है इंटरनेशनल टैक्स लॉ को रिफॉर्म करने का, जिससे कि जो डिजिटल कंपनीज़ है वो टैक्स हो सके और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बेटर तरीके से चल सके, उस तरीके से चल जाए जैसे कि OECD की जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से ये जो इंटरनेशनल टैक्स लॉ है उसमें रिफॉर्म लाने से इसमें कुछ बेटरमेंट हो सके। साथ ही जो यहाँ पे डिजिटल सर्विस टैक्स है उसकी प्रोलिफरेशंस की बात की जा रही है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। कंट्रीज़ जैसे कि हमारी देश जो है जहाँ पे लार्ज मार्केट है डिजिटल कॉर्पोरेशंस का, आज की डेट में आप देखते हो कि हर एक चीज़ आप जो है ऑनलाइन कर रहे हो। एक मेडिसिन से लेकर आप अपनी शॉपिंग वगैरह जो भी घर की चीज़ें अपनी चीज़ें लेनी हो आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो यही चीज़ें हैं कि हमारे देश में आप देखो कि हमारे जैसे देश जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिजिटल कॉर्पोरेशन कर रहे हैं, तो वैसे देशों में इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स जो है वो चेंज हो रही है। तो उसके हिसाब से भी हम लोग को यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। साथ ही फेयर कंपटीशन होनी चाहिए। इक्वलाइजेशन लिवाई जो है इससे क्या होगा कि एक फेयर कंपटीशन इंश्योर हो पाएगा, रिजनेबलनेस हम लोग देख पाएंगे, और जो गवर्नमेंट का ये एबिलिटी है कि कितना टैक्स बिजनेसेस यहाँ पे हो पाएगा। तो यानी कि आप देखो कि किसी भी देश के ये देखा जाता है कि किसी भी देश के गवर्नमेंट जो होते हैं वो कितना ज़्यादा टैक्स यहाँ पे जो है वो वसूल पाते हैं किसी भी कंपनी से। साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड कहने का मतलब है कि जब से ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई है तब से आप देख सकते हो कि ऑनलाइन ऑफलाइन यानी कि जो भी आप शॉपिंग करते हो, जस्ट लाइक इफ़ यू आर परचेजिंग एनी क्लोथ, तो आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो आज के डेट में ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं कि चलो ऑनलाइन डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, ऑफ़र वगैरह मिलते हैं, तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेरिजन टू अगर आप मॉल वगैरह में जाओ या फिर शॉप में जाओ, रिटेल शॉप में, तो वहाँ पे शॉपिंग करना ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देखने को नहीं मिल रहा है। आज के डेट में आप देखो दिवाली ऑफ़र, दशहरा ऑफ़र, न्यू ईयर ऑफ़र, ना जाने क्या क्या ऑफ़र लगाकर बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सारे कंपनीज़ जो है वो देते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिलता है, जो कि इतना ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट आपको शॉप्स मॉल में नहीं देखने को मिलेगा। तो इवन एवरीवन प्रेफरिंग टू शॉप फ्रॉम वेयर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये सारे रैशनल है कि हाँ डिजिटल टैक्स लगाना कितना सही है नहीं है। लेकिन हाँ जो डिजिटल टैक्स के साथ हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कुछ चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं। क्या क्या चैलेंजेस अब ये देखते हैं कि डिजिटल टैक्स जो हम लोग यहाँ पे ला रहे हो, डिजिटल टैक्स में रिफॉर्म की बातें कर रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस को हम लोग समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पे परेशानी आ रही है। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि रिटेलिएटरी टैरिफ, यानी कि यूएस के द्वारा आप देखो कि यहाँ पे डिजिटल टैक्स जो लाया जा रहा है उसी के साथ उनके द्वारा ये आपका एक इनिशिएटिव लाया गया है जिसमें कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है। इट मीन्स कि यहाँ पे एग्जाम किया गया है जो यूएस में जितने भी डोमेस्टिक कंपनीज़ है, तो उनके साथ आप देखो कि एक डिस्क्रिमिनेटरी नेचर यहाँ पे है कि उनको यहाँ पे अलग से एक एग्जेम्प्ट किया गया है उनको टैक्स से। इट मीन्स कि कहूँ कि जैसे कि यूएस में आप देख सकते हो कि अमेज़न है, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो वो उनकी अधिकतर जो भी आपको बेस देखने को मिलेगा वो यूएस वगैरह में ही होते हैं। तो वहाँ पे जो भी बेस कंपनी है और यूएस की कंपनी है तो उसको इस तरीके के डिजिटल टैक्स से एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या है कि एक डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रिटेलिएटरी जो टैरिफ है इसको अनाउंस किया जा सकता है, जिससे कि जो डिजिटल टैक्स वॉर हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे टैकल कर सकेंगे। साथ ही क्वांटिफाइंग डेटा की अगर हम लोग बात करें, इट मीन्स कि जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का, तो इसमें कुछ कंपनीज़ को परमिट किया गया है डिजिटल इकॉनमी में कि आप इंफॉर्मेशन को गैदर करो, यूज़ करो। आज की डेट में आप देखो कि जितनी भी यहाँ पे आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो आपके सारे इंफॉर्मेशन को गैदर ही करते हैं।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है, और ना ही सिर्फ हमारे ही देश में, ना ही सिर्फ एक कंट्री में, ये आप देख सकते हो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जो इन्फॉर्मेशन है उसका ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक इशू यहाँ पे निकल कर आता है कि जो भी ई कॉमर्स कंपनी है वो आपको आपके जितने भी डेटा है उसको कहीं ना कहीं इकट्ठे करते हैं, चाहे वो आप लोग देखो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, ना जाने कितने एसएनएस है जो कि यूज़ करते हो, तो उसमें अपने डेटाज वगैरह आप इनपुट करते हो जिससे कि वो सारे सेव होते हैं। तो इससे क्या है कि इश्यूज़ निकल कर आया, यानी कि जिस तरीके से डेटा का जनरेशन हो रहा है और जिस तरीके से डेटा जो क्रिएट हो रही है, तो उससे किस तरीके आने वाले दिनों में क्या प्रॉब्लम निकल कर आएगा, इसके बारे में भी यहाँ पे आपका डिस्कशन होता है। बर्डन ऑन कस्टमर्स की बात की जा रही है। एक्सपर्ट्स का ये सजेस्ट किया गया कि इस तरीके का जो टैक्सेस है ना, ये सीधे पास ऑन हो जाएगा कंज्यूमर में। कंज्यूमर कहने का मतलब है कि हम जैसे लोग जो कि यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, डिजिटल सर्विसेज अवेल करते हैं, चाहे हमें स्विगी जोमेटो यूज़ करना हो, चाहे हमें यहाँ पे नेटमेंट्स यूज़ करना हो, तो ये जो डिजिटल टैक्स का जो बर्डन है ये कहीं ना कहीं आप देखते हो कि कस्टमर पे पास हो जाएगा। जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह में खाना खाने जाते हो, तो वहाँ पे जो सर्विस टैक्स होता है वो अधिकार होता है कि इस होटल को यहाँ पे करना है, बट होटल वाले क्या करते हैं, पास ऑन कर देते हैं, इट मीन्स कि हमारे ऊपर पास ऑन कर देते हैं। तो ये भी एक अलग प्रॉब्लम है। साथ ही आप देखो कि लैक ऑफ कंसेंसस है, यानी कि जो भी डिस्प्यूट यहाँ पे टैक्स कंप्लाइंसेस से निकल कर आ रहा है, कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे टैक्स की नॉर्म्स है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर टैक्स की नॉर्म्स को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं, तो इससे जो डिस्प्यूट अराइज होगा उसको जो एड्रेस करना है, यहाँ पे एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए जहाँ पे भी टैक्स है आज के डेट में, आप देखो जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया है, बट जीएसटी से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए भी यहाँ पे कई बार कहा जाता है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि जिसको भी प्रॉब्लम हो वो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम जो है, जो भी डिस्प्यूट वगैरह है, वो रिजॉल्व हो सके। साथ ही टैक्स सॉवरेनिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कहा जा रहा है। जैसे कि आप देखो कि हमारा देश हो या फिर अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो यहाँ पे कुछ प्रोविज़न को ऑब्जेक्ट करती है या फिर यहाँ पे बार करते हैं, यानी कि रोका जाता है कुछ नेशंस को कि फ्यूचर में आने वाले जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स है, जैसे कि इक्वलाइजेशन लिवाई हमारे देश के द्वारा लगाया गया, तो इसको रोकने की भी बात की जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री जो है टैक्स को लेकर कोई भी तरीके का कानून लेकर अपने देश में आ जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी रोक करने के लिए बात की जा रही है, ठीक है। तो ये भी बात हो सकता है कल को आके, अगर ये डिजिटल टैक्स रिफॉर्म आ जाए, तो ये कहा जा सकता है हमारे देश को कि हम लोग जो इक्वलाइजेशन लिवाई लगाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ, जिससे कि कुछ गाइडलाइंस वगैरह हम लोग डेवलप कर सके और एक डिस्प्यूट रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग सेटअप कर सके, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में जो भी डिस्प्यूट है, यानी कि जो भी डिजिटल टैक्स के एकम्प्लिशन से जो भी यहाँ पे डिस्प्यूट वगैरह निकल कर आएगा, तो उसको रिजॉल्व कर सके। न्यू मॉडल की ज़रूरत है हमें, यानी कि करेंट बेसिस अगर हम लोग टैक्सिंग का देखें, वो भी पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में, तो यहाँ पे फिक्स प्लेसेस ऑफ बिजनेस हो, और इसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा आप देखो सजेस्ट किया गया कि एक न्यू बेसिस टू टैक्स कि किस तरीके से यहाँ पे टैक्स जो है अप्लाई किया जा सके। नंबर ऑफ़ यूज़र्स कंट्री में कितने हैं, जिससे कि जो भी चैलेंजेस नेक्स्ट लेवल पे निकल कर आएगा उसको एड्रेस कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बायलैटरल ट्रीटीज़ की बात करें, तो बायलैटरल और जो मल्टीलैटरल री नेगोशिएशन है टैक्स ट्रीटीज़ का, तो ये कहीं ना कहीं सुपरसीड कर सकता है जो डोमेस्टिक टैक्स लॉस है। तो इसको भी ज़रूरत है कि जो भी डबल टैक्सेशन यहाँ पे इश्यूज़ निकल कर आ रहा है, तो उसको भी एड्रेस कर सके। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई है वे फॉरवर्ड में, तो इसको भी ध्यान देना है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि OECD की 2 पिलर प्लान क्या है, तो ये भी हम लोग देख लिए। साथ ही G24 जो ग्रुप है इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल टैक्स, जो कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमारी ऑनलाइन सब कुछ बढ़ती जा रही है, परचेजिंग यूज़, तो आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये डिजिटल टैक्स रिफॉर्म्स लाया जाएगा। तो दैट्स वाई दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड this is all about this article. Coming to the next article which is again very important, रीजनल रूरल बैंक्स। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा इंडियन बैंक एसोसिएशन को पूछा गया है कि वो असिस्ट करे सस्टेनेबिलिटी, यानी कि कितना सस्टेनेबल है ये रीजनल रूरल बैंक। ओके, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे इक्विटी होल्डिंग आप देख सकते हो। रीजनल रूरल बैंक एक बैंक जो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में होता है और इसको हम लोग ग्रामीण बैंक कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से यहाँ पे कितना स्टेक होल्डर्स होते हैं,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे जो होल्डिंग है, इक्विटी होल्डिंग है, वो 50% है। गवर्नमेंट कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 15% है। कुछ स्पॉन्सर बैंक होती है जो कि ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करती है, तो वो 35% इनका स्टेक है। फाइन। तो रीजनल रूरल बैंक के बारे में कुछ बेसिक हम लोग समझते हैं। सबसे पहले याद रखना है नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप, जिनकी रिकमेंडेशन से आरआरबी को सेटअप किया गया। और ये कौन सी कानून है, तो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया कब, 1975 में। किस कानून के तहत, तो एक अलग से कानून बनाया गया, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो 43 शेड्यूल कमर्शियल आरआरबी है, यानी कि ऑल ओवर द इंडिया में, जिसमें कि आप देखो 2005 में कहाँ कितना था, तो 196। ठीक है, तो ये सेकंड शेड्यूल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है उसके तहत इसको लाया गया। इनके नंबर रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि कंसोलिडेशन, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो ऑपरेशन है, यानी कि जिस तरीके से ये बैंक काम करते हैं, उनकी ऑपरेशन वायबिलिटी को बढ़ाने के लिए इनकी जो नंबर है, पहले 196 था लेकिन आज के डेट में 43 आरआरबी रह गए हैं। तो इसको इंक्रीज़ किया जा रहा है क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज़ करना है, न कि नंबर ऑफ बैंक्स। ओके, ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि यहाँ पे सफिशिएंट बैंकिंग प्रोवाइड करना है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र में और सेमी अर्बन एरियाज़ में। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसा बैंक है, तो रीजनल रूरल बैंक है, यानी कि ग्रामीण एरिया का ये बैंक है। तो यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए हमेशा अगर उनको बैंक से रिलेटेड कुछ काम होता था तो उनको शहर आना पड़ता था, तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करते थे। तो इसलिए यहाँ पे लोगों को बैंक से कनेक्ट किया गया, तो बैंकों का फैसिलिटी भी लोगों तक पहुँचाना है। सो दैट्स वाई ये रीजनल रूरल बैंक रहा। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे क्रेडिट वगैरह दिया जाता है एग्रीकल्चर के फील्ड में, ट्रेड की फील्ड में, कॉमर्स के फील्ड में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की फील्ड में, अदर प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ के फील्ड में। ओके, पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज़ देखिए, जैसे कि लॉकर फैसिलिटीज़ है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल बैंकिंग ये देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई है। तो ये सारा जो फैसिलिटीज़ है वो आरआरबी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑपरेशन है। सरकार यहाँ पे क्या काम करते हैं, तो मनरेगा वर्कर्स को जो पैसे मिलते हैं, जिसे कहा जाता है कि 150 डेज़ में जो है काम करना होता है, और उस 150 डेज़ का यहाँ पे जो है मनरेगा वर्कर्स को पैसे मिलते हैं। तो ये जो पैसे वेजेस वगैरह मिलते हैं, तो ये भी आरआरबी से मिलते हैं। और जो पेंशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, तो वो भी आरआरबी के थ्रू ही होता है। फीचर्स अगर हम लोग देखें तो ये रीजन बेस्ड है, रूरल ओरिएंटेड है, ग्रामीण क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेगा, और एक कोऑपरेटिव बैंक जैसे ये काम करते हैं, यानी कि जितने भी कस्टमर हैं उनके साथ यहाँ पे कोऑपरेट करके ही ये काम करते हैं। फाइन। साथ ही अगर हम लोग बात करें कि आरआरबी की क्या फ़ायदे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये आप देख सकते हो कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो आरआरबी में क्या है कि 81% तक जो लोन दिया जाता है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में दिया जाता है, जो कि यहाँ पे 75% तक यहाँ पर बेंचमार्क रखा गया है कि 75% तक तो लोन यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना है। बट ये आप देख सकते हो कि 75% से ज़्यादा 81% तक लोन यहाँ पे डिस्पर्स किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर एडवांस में 60% तक लोन होता है, जो कि टोटल एडवांस का है। साथ ही यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है उसको एक्सटेंड करना है वीकर सेक्शन में, स्पेशली जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। ओके, साथ ही अगर हम लोग देखें कि ग्राउंड लेवल जो क्रेडिट फ्लो है एग्रीकल्चर का, वो यहाँ पे 12% था, जो टोटल है, यानी कि स्मॉलर साइज़ के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो। साथ ही फिनेंशियल इंक्लूजन भी है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के पास जो है उनको बैंक अकाउंट से जोड़ना है, तो ये भी यहाँ पे बातें रखी गई हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो ट्रस्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों का जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए यहाँ पे बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड। तो ये भी यहाँ पे हम लोग देख सकते कि हो रहा है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या इशू हम लोग ने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको सेविंग्स का प्रॉब्लम होता है कि वो कहाँ सेविंग्स करें। तो इसलिए उनके सेविंग्स के लिए भी ये चीज़ें ध्यान रखी गई है कि अगर उनको सेविंग करना है तो वो बैंक में अपना अकाउंट ओपन करें और उसमें सेविंग करें। तो उसके लिए क्या है कि बैंक उनको यहाँ पे शहरी क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं, बैंक को उठाकर ग्रामीण क्षेत्र में ले आना है। साथ ही यहाँ पे ईजी और डायरेक्ट फाइनेंस किया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको ईजी तरीके से यहाँ पे जो है पैसे वगैरह दिया जाता है। साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट की जाती है जो रूरल एरिया है, और क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र का इकॉनमी है उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। फाइन। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही हैं, तो सिग्निफिकेंस तो इसकी बहुत ज़्यादा है, जो कि आप देख सकते हो अपने आप में ही। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं फेस किया जा रहा है, प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है यहाँ पे आरआरबी के द्वारा। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले फिनेंशियल वाइबिलिटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि जिस तरीके से जो यहाँ पे काम करने का जो ऑपरेशन है उसमें यहाँ पे कॉस्ट बढ़ते जा रहा है।
साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि जितना भी एसेट है जो कि लोन के फॉर्म में बैंक निकाल देती है तो उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, वो भी यहाँ पे बहुत पुअर है। 3 लार्जेस्ट जो आरआरबी हैं उनमें रिटर्न ऑफ एसेट आप देखोगे तो 0.5 से भी कम है। साथ ही जो टर्म है रिटर्न ऑन एसेट, कहने का मतलब है कि कोई भी देखिए बैंकों का एसेट क्या होता है, आप जो मनी जाकर हम लोग जो मनी जाकर बैंक में सेविंग में डाल देते हैं, तो सेविंग बैंक क्या वो उसको भी सेव करके रखता है? नहीं। बैंक क्या करता है कि हम लोग जो पैसे बैंकों में जमा करते हैं, बैंक उसको लोन के फॉर्म में निकाल देता है। क्यों? क्योंकि ये बैंकों का एसेट है, क्योंकि बैंकों को लोन से यहाँ पर रिटर्न मिलता है। तो यही चीज़ है कि कितना रिटर्न दिया जा रहा है, कितना लोन दिया जा रहा है, उसमें से कितना रिटर्न आ रहा है। तो उसमें रिटर्न में जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उससे यहाँ पे बैंकों को फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है। लिमिटेड यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, कैर यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ इंटेंडेड जो 13% यहाँ पे कैर रखा गया है आरआरबी का, तो इसको हम लोग कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो भी कहते हैं। कैपिटल टू रिस्क एसेट यानी कि मान लीजिए कि आरआरबी की पूरी कैपिटल 100 है। ठीक है। तो 100 में से क्या होता है कि 3% यहाँ पे सीआरआर है, 18% यहाँ पे एसएलआर है। ये सब सेविंग करने के बाद यहाँ पे बैंकों के पास जितना भी रिस्क में यहाँ पे एसेट बचता है, मान लीजिए 90 रुपीज़ बचा, तो ये यहाँ पे रिस्क है। 100 रुपीज़ तो है ही, इसमें से 10 रुपीज़ अपने बुरे वक्त के लिए बैंक रख लेती है इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। तो यू हैव टू you have to answer these questions on comment box कि what is the difference between CRR and SLR. Okay, so I have discussed many a times, so please tell me in comment box. so देखिए 10 रुपीज़ जो है बैंक अपने पास रख लेती है और 90 रुपीज़ जो यहाँ पे एसेट है वो रिस्क के फॉर्म में निकाल देती है। तो ये जो 90 रुपीज़ जो निकाला जाता है, इस 90 रुपीज़ से बैंकों को कितना रिटर्न आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो ये चीज़ें देखी जाती है कि कितना रिस्क है और एसेट कितना है और उसमें से रिस्क कितना बैंक ले रहा है। फाइन। लोन अगर हम लोग डीलिंक्वेंसीज के बारे में अगर देखें तो आरआरबी का जो लोन रिकवरी रेट है ये काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है ओवर द ईयर, जिसके कारण अगर हम लोग देखें ग्रॉस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो हाई होता जा रहा है। फिनेंशियल ईयर 21 में अगर हम लोग देखें तो 9.4% हो रहा है, जो कि फिनेंशियल ईयर 20 में कितना था, तो ये 10.4% था। ठीक है। तो एनपीए भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10.4% था फिनेंशियल ईयर 20 में, और फिनेंशियल ईयर 21 में कितना 9.4% है। ठीक है। तो ये भी ये देख सकते हो, ऐसी एसेट जो कि काम नहीं करती उसे हम लोग एनपीए कहते हैं। रेगुलेटरी डिस्क्रिपेंसीज की बात करें तो एक्चुअली आरआरबी जो है इसको नाबार्ड के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है। ये इनका एनुअल प्लान देखते हैं, फिनेंशियल्स देखते हैं, जो कि यहाँ पे आरआरबी और नाबार्ड दोनों के द्वारा ही मॉनिटर किया जाता है। एडिशनली आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ स्पॉन्सर बैंक है जिनका अपना खुद का कंट्रोल होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि क्लियर ओनरशिप और कंट्रोल की यहाँ पे कमी है, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे सरकार है, ठीक है, सरकार लिख रही हूँ, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, साथ ही स्पॉन्सर बैंक है। ठीक है। तो ये सब भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बटा हुआ है पूरी तरीके से। एक बार और देख लो, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं, जिस राज्य में आपको आरआरबी दिखेंगे उस स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे 15% स्टेक होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल जो है एक तरीके का, कोई एक बॉडी अगर इसको कंट्रोल करती है तो वो बेटर तरीके से चलेगा, लेकिन अगर 2-3 यहाँ पे बॉडी इंक्लूड है तो फिर उस जो आरआरबी का यहाँ पे कंट्रोल है ये कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। ओके। तो उस तरीके से एक ठोस नहीं होता है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि जो रिसेंटली यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है उनके द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म किया गया है और वो यहाँ पे रिकमेंडेशन देंगे आरआरबी को लेकर। ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे कुछ मेजर्स लिया जा सकता है, जैसे कि टाइम बेस्ड वायबिलिटी प्लान ला सकते हैं आरआरबी के लिए, वो भी स्पॉन्सर बैंक के द्वारा लाया जा सकता है, जिससे कि एक क्लियर रोड मैप हो कि कैसे हम लोग जो पोस्ट पैंडमिक इकोनॉमिक रिकवरी है उसको कैसे सपोर्ट करें। साथ ही यहाँ पे डिजिटाइजेशन को सेटअप करना होगा, जिससे कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके, और जो इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज है उसको ऑफर करना होगा। ठीक है, वो भी कस्टमर को, साथ ही कोर बैंकिंग सोल्यूशन के साथ। सो कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है, एक बैंक ब्रांच का नेटवर्क है। आप देखते हो कि कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, तो इसका ब्रांच आपको हर जगह दिखेगा, यानी कि छोटी शाखा होती है जो कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में भी दिखेगा और हर जगह होगा। तो ये क्या होता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन एक बैंक ब्रांच का नेटवर्किंग होता है, जिसमें कि कस्टमर को अलाउ किया जाता है कि आप अपने अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं। साथ ही बहुत सारे जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है उसको यूज़ करने के लिए बहुत सारे हमारे पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंट पार्ट्स है यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ करना है। ठीक है। ऑपरेशनल रिफॉर्म्स की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है, जैसे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशंस के थ्रू भी यहाँ पे और भी जो यहाँ पे काम करने का है आरआरबी का, तो उसको भी डाइवर्स करने की ज़रूरत है।
साथ ही GNPA रिडक्शन यानी कि RRB को यहाँ पे अलाउ करना होगा कि कैसे आप कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, वो भी अदर बैंकों के कंपैरिजन में फॉर हायर यील्ड, और उनको यहाँ पे एक सेंट्रल रिपोजिटरी जो इन्फॉर्मेशन का है लार्ज क्रेडिट का, उनको एक्सेस करने के लिए, जिससे कि क्या होगा कि उनकी NPA वगैरह जो है यानी कि जो एसेट परफॉर्म नहीं कर रही है ऐसी एसेट का जो है यहाँ पे रिडक्शन होगा। साथ ही लिस्ट ऑपरेशनली साउंड RRB की बात करूँ स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि यहाँ पे एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जो रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट है यानी कि यहाँ पे आप जानते हो कि कैपिटल की ज़रूरत होगी, जो कि यहाँ पे पैसे की यहाँ पे ज़रूरत है जिससे कि इसको बेटर तरीके से रेगुलेट कर सके, तो वो भी यहाँ पे ऐड ऑन हो पाएगा। ओके, नाबार्ड की रिकमेंडेशन आप देख सकते हो, बेसिकली यहाँ पे रिकमेंड किया गया है बी श्री रमन कमेटी, जो कि 1979 में बाय कमेटी टू रिव्यू द एग्रीमेंट अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस्टेब्लिश कब किया गया? 1982 में एज ए डेवलपमेंट बैंक। फंक्शन क्या है कि यहाँ पे प्रमोट करना है, डेवलपमेंट करना है, रीफाइनेंसिंग करनी है, फाइनेंसिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, सुपरविजन करना है। साथ ही मिशन क्या है कि एक सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर प्रमोट करना है। रूरल डेवलपमेंट वो भी कैसे? तो फिनेंशियल और जो नॉन फिनेंशियल इंटरवेंशन है उसमें पार्टिसिपेट करके, इनोवेशन को देखकर करके, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करके फॉर सिक्योरिंग प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो ये सब नाबार्ड के बारे में है कि नाबार्ड को किस में से रिकमेंड किया गया, कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या फंक्शन है, क्या मिशन है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पे सबसे पहले लोन देना है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ये MSME सेक्टर है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, देन एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, देन रिन्यूएबल एनर्जी है, वीकर सेक्शन है और अदर्स है। फाइन, ये आप देख सकते हो टाइप ऑफ बैंक जो कि इंडिया में है। तो RBI के तहत आप देखो स्केड्यूल बैंक है, ठीक है, फिर नॉन स्केड्यूल बैंक है और डेवलपमेंट बैंक है। स्केड्यूल बैंक दो तरीके के होते हैं, एक कमर्शियल होता है, एक कोऑपरेटिव होता है। कमर्शियल में भी आप देखो पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर है, रीजनल रूरल है और फॉरेन बैंक है। तो अभी हम लोग रीजनल रूरल के बारे में बात करें RRB, तो ये भी कमर्शियल बैंक के तहत आता है। इसमें SBI है और एसोसिएटेड है, साथ ही नेशनलाइज्ड बैंक आते हैं। वहीं कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो स्टेट का कोऑपरेटिव बैंक होता है, सेंट्रल का कोऑपरेटिव बैंक होता है और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। फाइन, नॉन स्केड्यूल में क्या है? नॉन स्केड्यूल में जो कोस्टल लोकल एरिया बैंक है, कैपिटल लोकल एरिया बैंक है, ये सब है। डेवलपमेंट बैंक कौन कौन से है? तो IFCI है, नबार्ड है, एक्जिम बैंक है, NHB है और सिडबी है, ये सब डेवलपमेंट है। मुद्रा बैंक भी आपका डेवलपमेंट बैंक है, जो कि यहाँ पे लोन देते हैं डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। ओके, सो ये एक हमारे यहाँ की एक बैंक का स्ट्रक्चर है। सो दिस फ्लो चार्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो गो थ्रू इनको बार बार एक और भी देख लो, तो इससे आपका जो आइडिया है वो क्लियर कट फ्रेम हो जाएगा। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट रीजनल रूरल बैंक। आई होप दिस आर्टिकल हेल्प्स यू अलॉट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपको RRB के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था तो आई थिंक कि दिस आर्टिकल इज़ सफिशिएंट टू क्लियर योर ऑल डाउट्स, और यहाँ पे सारी चीज़ों को समझने में आसानी हुई होगी। सो इसी आर्टिकल के साथ आज हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। तो फिर कल हम लोग मिलेंगे गोल्ड माइनिंग के साथ, और भी जो भी आर्टिकल्स हैं हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कशन करते जाएंगे। ओके, सो गाइज़, अगर आप लोग को कोई भी डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप लोग अपने हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को जो ग्रुप चल रही है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल ID है, वहाँ पे मेल करके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।